हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बायोलॉजी पर। गाइस, हमारे बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही अच्छे जा रहे हैं और अब टाइम आ गया है जब फिजिक्स और केमिस्ट्री के एग्जाम होने के बाद अब बारी आ रही है बायोलॉजी की। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि बायो को हमें कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन से चैप्टर्स हमें किस किस रूटीन में लेकर चलने हैं, सो दैट हम प्रॉपरली अपने बायो के सिलेबस को कंप्लीट कर सकें और जो भी थोड़ी बहुत गलतियां फिजिक्स और केमिस्ट्री में हुई हैं जिससे लग रहा है कि मार्क्स थोड़े बहुत अप एंड डाउन हो सकते हैं, तो वो कमी हम बायोलॉजी में पूरी कर सकते हैं। अपने पास बहुत इफेक्टिव टाइम पीरियड है और उस इफेक्टिव टाइम पीरियड को हमें कैसे यूज करना है सो दैट वी कुड गेट मोर देन 95%। गाइज, अगर हम बात करें बायोलॉजी के फर्स्ट कुछ चैप्टर्स की जो बहुत ही सिंपल है और जिनको हमें बहुत जल्दी कवर कर लेना है, उसमें जो हमारा पहला चैप्टर है दैट इज द फर्स्ट यूनिट एंड द थर्ड चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मैं यहां पर आपको पूरे चैप्टर को डिस्कस नहीं करूंगा, बट मैं आपको बताऊंगा कि हर चैप्टर में से हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है सो दैट एमसीक्यू से लेकर लॉन्ग आंसर हमारा कोई भी पार्ट मिस ना हो। तो गाइज, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ध्यान से रहिएगा गाइज, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और आगे आपको कई सारे वीडियो मिलते रहेंगे। एक बार 5 से 10 मिनट का वीडियो आप देखिए, उसके बाद कंप्लीटली आप चैप्टर को कवर कीजिए। आपकी कोई भी चीज नीट एग्जाम और बोर्ड एग्जाम को लेकर मिस नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। चलिए, अगर हम बात करें गाइज रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, इस चैप्टर में जो भी पूरी एनसीईआरटी सा घोल अगर हम निकालें, समरी निकालें, तो इस चैप्टर में जो 8 मेन टॉपिक्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर है। डेफिनेशन, किस चीज की डेफिनेशन अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट, क्या इनिशिएट किया, कैसे किया। एमनियोसेंटेसिस, सेंसस के बारे में। मेथड्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन, क्या क्या मेथड्स हैं, नेचुरल, बैरियर, आईओडीज, पिल्स, सर्जिकल मेथड्स। देन 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एमटीपी, एसटीडीज एंड इनफर्टिलिटी। तो गाइज, ये टॉपिक मैंने कैसे कैसे कहां से लिए हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो में लास्ट तक रहिएगा, आपको हर एक टॉपिक कवर होगा। चलिए, अगर हम बात करें बच्चों डेफिनेशन की, जैसे गाइज हम बात करते हैं हेल्थ की, अगर हम हेल्थ की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं गाइज, तो हेल्थ में जस्ट 1 मिनट गाइज, जैसे हम हेल्थ को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ में हम लेकर चलते हैं अपना मेंटल स्टेटस, सोशल स्टेटस, फिजिकल स्टेटस एज वेल एज इमोशनल स्टेटस। ऐसे ही जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डब्ल्यूएचओ ने क्या डेफिनेशन दी है, देखिए गाइज यहां पर मेंशन है, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ reproductive health means a total well-being in all aspect of reproduction, that is physical, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। गाइज, सारी टाइप के हमारे जितने भी स्टेटस हैं वो सब कुछ इंक्लूड होते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। तो जिस डेफिनेशन की मैं बात कर रहा था वो डेफिनेशन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। ये आपके 1 और 2 मार्क क्वेश्चन में तो नहीं पूछा जा सकता, बट एमसीक्यू बन सकता है यहां से। तो गाइज, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, वो आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट स्टार्टिंग में ही दी हुई है और इस पेज पर आपको इस डेफिनेशन के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो गाइज, अपने सामने एनसीईआरटी रखकर इन सारे पॉइंट्स को नोट करते चलिएगा। क्लियर ये चीज? चलिए, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए किस कंट्री ने इनिशिएशन लिया था। तो गाइज, वो कंट्री है हमारा भारत देश। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इंडिया वॉज amongst the first country in the world to initiate the action plan। और गाइज यहां से सबसे पहला एमसीक्यू बनता है कि इंडिया ने कौन कौन से प्रोग्राम, कौन कौन से एक्शन प्लान लॉन्च किए थे। तो मैं आपको बता देता हूं गाइज, इंडिया ने जो सबसे पहला प्रोग्राम लॉन्च किया था दैट वाज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। और वो किस ईयर में इनिशिएट हुआ था? 1951 में। कब हुआ था बच्चों? 1951। एंड सेकंड जो एक प्रोग्राम था, ऑपरेशन था,
उस ऑपरेशन का नाम था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। हमारे आईएससी के बच्चों के लिए ये जो फुल एब्रिविएशंस आते हैं वहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरसीएच। तो गाइस ये दो प्रोग्राम हमारे इंडिया में ही स्टार्ट हुए थे। फर्स्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ईयर था 1951 एंड रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। अब गाइस इन जो हेल्थ केयर के जो प्रोग्राम्स स्टार्ट हुए थे इनका मोटो क्या है, इनका एम क्या है, वो भी अगर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो गाइस जब हम बात कर रहे थे फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट, तो यहां पर उसका आंसर है दैट इज हमारा भारत देश, इंडिया। क्लियर ये चीज? तो हमारे दो टॉपिक कवर हो गए फास्टली। डेफिनेशन हमने कवर कर ली और कौन सी कंट्री ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर पहले इनिशिएशन लिया, पहला स्टेप लिया, दैट इज इंडिया। ओके चलिए नाउ ये एक टॉपिक है जहां से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता ही बनता है बच्चों। इस टॉपिक को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, एमनियोसेंटेसिस। चलिए मैं आपको बता देता हूं, आपके एनसीईआरटी की ही लाइन टू लाइन है, वहां पर एक टर्म दिया हुआ है एमनियोसेंटेसिस। चलिए मैं आपको ब्रीफ देता हूं एमनियोसेंटेसिस के बारे में। जब फीटस डेवलप हो रहा होता है मदर के यूट्रस में, उसके चारों तरफ एक पाउच होता है, उस पाउच में फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूइड। उस फ्लूइड में वही क्रोमोसोम्स, वही सेल्स होती हैं जो कहीं ना कहीं फीटस के डेवलपमेंट में भी इन्वॉल्व होती हैं या उन्हीं सेल से डेवलप होती हैं जो फीटस का डेवलपमेंट कर रही है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट। तो गाइज उस एमनियोटिक फ्लूइड के क्रोमोसोम्स के पैटर्न को चेक करके साइंटिस्ट ये पता कर लेते थे कि उस डेवलपिंग फीटस में कहीं कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं उसे हीमोफीलिया तो नहीं है, कहीं उसे टर्नर सिंड्रोम तो नहीं है, कहीं वो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित तो नहीं है। गाइज एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक फ्लूइड निकालकर जेनेटिकली प्रॉब्लम्स को चेक किया जाता था, बट साइंटिस्टों के बाद कुछ लोगों ने इसका मिस यूज करना स्टार्ट किया और लोगों ने एमनियोटिक फ्लूइड की हेल्प से फीटस का, चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन करना स्टार्ट किया। और जब पता चला कि चाइल्ड या डेवलपिंग फीटस फीमेल है तो फिर उसके डेथ के रीजन भी बनना लगा कौन, एमनियोसेंटेसिस। तो गाइज आज के टाइम पर एमनियोसेंटेसिस बैन हो चुका है। उसका सबसे बड़ा रीजन है फीमेल फीटिसाइड, फीमेल फीटस की डेथ होना। तो यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन आता है कि एमनियोसेंटेसिस का यूज क्या है। तो एमनियोसेंटेसिस का यूज है यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। और कौन कौन से डिसऑर्डर्स, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। यहां से बच्चों आपका एक एमसीक्यू भी बन सकता है और वो एमसीक्यू बन सकता है विच डिसीज कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय एमनियोसेंटेसिस। उसमें कोई भी एक ऐसा डिसऑर्डर दे देंगे जो जेनेटिक नहीं होगा, उसको हम एमनियोसेंटेसिस से चेक नहीं कर सकते। क्लियर दिस थिंग? यहीं पर इसी पेज पर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए गाइस। एक लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट है दैट इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। 12th में बच्चों ने बायोलॉजी अगर पढ़ी है तो ये टॉपिक तो पढ़ा ही होगा, ये नाम तो सुना ही होगा। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में लोकेटेड है और यहां पर साइंटिस्टों ने एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल डेवलप की थी। उस पिल का नाम था सहेली। क्या नाम था बच्चों, सहेली। क्लियर दिस थिंग, अंडरस्टूड? अब हम बात करते हैं सेंसस की। गाइज यहां पर सेंसस का क्या रोल, आपके एनसीईआरटी में वर्ल्ड की पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन को लेकर एक दो डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ने की रीजन क्या है, पॉपुलेशन किस टाइम पर कितनी थी। तो आइए देख लेते हैं हम लोग सेंसस के बारे में। यहां पर देखिए गाइज, मैं आपको दो तीन पॉइंट्स अंडरलाइन करता हूं। क्या लिखा हुआ है यहां पर, द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 2 बिलियन, कितना था 2 बिलियन इन 1900, और कितना हो गया बच्चों 2000 तक 6 बिलियन, और 2011 तक 7.2 बिलियन।
ये कुछ डेटा हैं जो आपके एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं या इन डेटा पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। और अगर हम बात करें इंडिया की, हमारी पॉपुलेशन गाइज इंडिपेंडेंस टाइम पर जब हम बात करें 1947 की, तब कितनी थी? अप्रॉक्स 350 मिलियन। और गाइज कहां पर पहुंच गई हमारी? 2011 में 1.2 बिलियन। 2021 निकल चुका है, यानी हमारी पॉपुलेशन इससे कई गुना ज्यादा हो चुकी है। अंडरस्टूड? तो गाइज ये डेटा, और अब इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन है कि जो डेथ रेट है, यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो डेथ रेट है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ है नई नई टेक्निक डेवलप्स होने की वजह से। डेथ रेट कम होने की वजह से हमारी पॉपुलेशन राइज कर गई है। अब इस राइजिंग पॉपुलेशन को हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, हम क्या क्या लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, यहां पर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कभी कभी जनरल क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरियाज आर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर कहां दिया है एनसीईआरटी में? तो मैं आपको बताना चाहूंगा गाइज, यहां पर इस पेज के जस्ट नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, यानी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कम कैसे किया जा सकता है। 4 रीजंस क्या क्या दिए हुए हैं, देखिए। हम मीडिया के थ्रू कपल्स को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? विद अ स्लोगन, हम दो हमारे दो। फर्स्ट थिंग, हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। सेकेंड, many couples, mostly the young urban working ones, have even adopted an one child norm. अगर हम 2 की बात कर रहे हैं, हम उससे भी कम में आ जाएं, 1 में, तो उससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है? हमने मैरिज की एज को बढ़ा दिया, फीमेल के लिए कर दिया 18 इयर्स और मेल के लिए कर दिया 21 इयर्स। थर्ड क्राइटेरिया। एंड गाइज, जो लोग छोटी फैमिली लेकर चल रहे हैं, 1 या 2 चाइल्ड लेकर चल रहे हैं, हमने उनके लिए और भी फैसिलिटीज देना स्टार्ट कर दी हैं। स्मॉल इंसेंटिव देना स्टार्ट कर दिया है कपल्स को जिनकी स्मॉल फैमिली है। तो गाइज, दीज आर द 4 क्राइटेरिया जिसके बेस पर हम बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, मेथड्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन। गाइस, कई सारे मेथड्स हैं, आप एक एक बार इन मेथड को सिर्फ रीड कीजिएगा, आपको सारे पॉइंट्स मिलेंगे। नेचुरल मेथड्स, जो कपल नेचुरली यूज करते हैं। बैरियर मेथड्स, जहां पर हम लेटेक्स की बनी हुई डिवाइसेस यूज करते हैं। मेल में कॉन्डोम यूज होता है, फीमेल में फेमिडोम, डायफ्राम, सर्विकल कैप, वॉल्ट, ये सारी चीजें यूज होती हैं। इन मेथड्स में भी गाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। अभी हम बात करेंगे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस को कौन फिट करता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं और इनके क्या फंक्शंस होते हैं, बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। एंड गाइस, उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड सर्जिकल मेथड, जो कि एक परमानेंट सॉल्यूशन है पॉपुलेशन को चेकआउट करने का। चलिए, यहां पर देखिए, नेचुरल मेथड्स में 3 मेथड्स हैं। पेरियोडिक एब्स्टिनेंस, कपल्स को कब कॉपुलेशन करना है, कब सेफ पीरियड है, कब रिस्ट पीरियड है, ये यहां पर मेंशन है। क्वाइटस इंटरप्टस, जो मेल पार्टनर है वो क्वाइटस को रोक देता है बीच में, अपने पेनिस को बॉडी से सेपरेट कर देता है, सो दैट जो सीमेन का एजैकुलेशन है वो फीमेल की बॉडी के बाहर हो। और जब हम बात करते हैं लैक्टेशनल अमीनोरिया की, पार्चुरेशन के बाद जब लैक्टेशन पीरियड चल रहा होता है, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल सस्पेंडेड रहती है। तो गाइज, ये 3 मेथड्स आते हैं हमारे नेचुरल मेथड्स में। अब इन 3 मेथड्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चे मिस करते हैं, इनके साइड इफेक्ट नहीं होते। साइड इफेक्ट्स नहीं होते गाइज, बट इन मेथड के फेल्योर होने के चांसेस उतने ही हाई हैं। क्यों हाई है? हो सकता है सीमेन इजैकुलेट पहले ही हो जाए, हो सकता है ओव्यूलेशन का टाइम पीरियड चेंज हो जाए, हो सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले स्टार्ट हो जाए। तो गाइज,
चांसेस ऑफ फेल्योर आर हाई बट साइड इफेक्ट आर नील, क्योंकि कोई मेडिसिन यूज नहीं कर रहे हैं, कोई हार्मोन यूज नहीं कर रहे हैं, ये नेचुरल मेथड्स है। बैरियर मेथड्स में मैंने जैसे बताया आपको, मेल में वी यूज कॉन्डोम और फीमेल में हम यूज करते हैं डायफ्राम, सर्विकल कैप एंड वॉल्ट्स। ये डिवाइसेस गाइस बनी होती हैं लेटेक्स की। और बैरियर मेथड के दो फंक्शंस होते हैं, क्या क्या होते हैं? बैरियर मेथड्स प्रिवेंट मीटिंग ऑफ द स्पर्म एंड ओवा, वो स्पर्म एंड ओवा को फ्यूज नहीं होने देते। एंड सेकेंड, दे कवर द सर्विक्स, दे प्रिवेंट blocking the entry of sperm, they block the entry of sperm. These are the two main functions of barrier methods. अब हम आते हैं आईयूडीज पर। देखिए गाइस, अगर हम बात करें आईयूडीज की, आईयूडीज कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स और नर्सेस यूट्रस में फिट करते हैं। तीन टाइप के आईयूडीज होते हैं, नॉन मेडिकेटेड जिसमें लिपिस लूप एग्जाम्पल है, कॉपर रिलीजिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज जिसमें एग्जांपल्स है प्रोजेस्टा सर्ट और LNG-20। यहां पर क्वेश्चन आता है जो आईयूडीज हैं वो कैसे फंक्शन करती हैं। तो गाइस, जो आईयूडीज हैं उसमें जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज हैं, कॉपर आयंस दो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। पहला, वो स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देते हैं, दूसरा वो स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देते हैं। हार्मोनल आयोडीज यूट्रस को बनाते हैं अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस नहीं होने देते। बट ये आयोडीज हमारे इंडिया में यूज होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। जब गाइज हम बात करते हैं पिल्स की, तो पिल्स में कॉम्पोजिशन पूछा जाता है, या तो पिल्स में प्रोजेस्टेरॉन होता है या प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। ईस्ट्रोजन अकेला नहीं होता, या तो प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। और ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स डेली दी जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ गैप रखा जाता है 7 डेज का, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा होता है, यानी स्टार्टिंग 3 to 5 डेज। उस टाइम पर ये पिल्स नहीं ली जाती। इससे भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सहेली ओवर अदर नॉर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव। ध्यान से सुनिएगा, सहेली के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज, सहेली नॉन स्टीरॉयडल होता है। सेकेंड, सहेली को वंस अ वीक पिल यूज किया जाता है एज अ मेडिसिन। थर्ड, सहेली मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, और सहेली जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है उसकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू ज्यादा है। ये चार फंक्शंस, चार एडवांटेजेस हैं सहेली के ओवर अदर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। हम आते हैं लास्ट मेथड पर, जो कि सबसे परमानेंट मेथड है, सर्जिकल मेथड। मेल के केस में वास डिफरेंस को कट करके टाई किया जाता है, और फीमेल के केस में ओविडक्ट को कट करके टाई किया जाता है। ना यहां से स्पर्म निकल पाएंगे, ना यहां से ओवा आ पाएगा। ओवा और स्पर्म बनेगा बट पहुंचेगा नहीं फर्टिलाइजेशन की साइट पर। ध्यान रखिएगा, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी स्पर्म और ओवा के फॉर्मेशन पर कोई इफेक्ट नहीं डालते, उनकी मीटिंग नहीं होने देते। क्लियर दिस थिंग? सो गाइस, दिस वन वाज अबाउट द मेथड्स टू कंट्रोल राइजिंग पॉपुलेशन। अंडरस्टूड? नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एमटीपी, इसको हम सिंपली बोलते हैं एबॉर्शन। गाइस, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, हमारे इंडिया में एक रूल बना कि कितनी जो प्रेगनेंसी हो रही हैं उनको जो मेडिकल एबॉर्शन करा रहे हैं लोग, उनके लिए कोई ना कोई रूल होना चाहिए, अदरवाइज फीमेल चाइल्ड की जो नंबर्स है वो दिन ब दिन कम होती जाएगी। तो हमारे इंडिया में 1971 में पहला लॉ बना एमटीपी के रिगार्डिंग। यहां पर इस चैप्टर में 2 ईयर इंपॉर्टेंट है, 1951 फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम और 1971 फॉर एमटीपी। जब एमटीपी का फर्स्ट लॉ बना, उसमें यह बोला गया कि
एमटीपी लीगलाइज्ड है अप टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी 3 मंथ तक, फर्स्ट से लेकर थर्ड मंथ तक एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम एमटीपी करा सकते हैं। बट अब 2017 में एक नया लॉ आ गया कि आप सेकेंड ट्राइमेस्टर तक भी एमटीपी करा सकते हैं, बट उसके लिए 2 रूल्स आपको फॉलो करने होंगे। या तो डेवलपिंग फीटस और मदर फिजिकली और मेंटली अनफिट हो, तभी एमटीपी होगा। सेकेंड थिंग, जब एमटीपी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होगा, आई एम रिपीटिंग अगेन, जब एमटीपी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होगा तो हमें एक गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर के साइन चाहिए होंगे। अगर एमटीपी सेकेंड ट्राइमेस्टर में होगा तो हमें 2 गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर के साइन की नीड होगी। ये 2 रूल्स और आ गए 2017 में एमटीपी को लेकर। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट टॉपिक है गाइस आपका एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। इनको हम वेनरल डिसीजेस के नाम से भी जानते हैं, इनको हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के नाम से भी जानते हैं। ये डिसीजेस क्या होती हैं? ये डिसीजेस गाइस बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई सबसे हो सकती हैं। मैं कुछ आपको नेम बता देता हूं यहां पर। गोनोरिया बैक्टीरियल डिसीज है, सिफिलिस भी बैक्टीरियल डिसीज है, जेनाइटल हर्पीज आपकी वायरल डिसीज है, क्लेमाइडियसिस क्लेमाइडिया से होता है, जो भी किंगडम मोनेरा का ही मेंबर है, बैक्टीरिया की तरह होता है। जेनाइटल वॉर्ड्स आपका वायरल डिसीज है, ट्राइकोमोनियसिस आपका प्रोटोजुअल एसटीडी है, हेपेटाइटिस बी आपका वायरल है और एड्स भी वायरल है। इन एसटीडीज के सिम्टम्स, इनिशियल सिम्टम्स होते हैं क्या क्या? इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, पेन, स्वेलिंग। और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं? पेल्विक रीजन में स्वेलिंग आ जाती है, एबॉर्शन के चांसेस बन जाते हैं, कभी कभी चाइल्ड ऑलरेडी डेड हो चुका होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जब इंप्लांटेशन यूट्रस के अलावा किसी और साइट पर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एंड इनफर्टिलिटी और कैंसर के होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब एसटीडीज को कैसे रोकना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम बात करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स की, वी हैव टू टेक प्रिकॉशन विद ऑल द पार्टनर्स। ओके गाइज, एंड सेकेंड थिंग, हमें मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना है, एंड वी हैव टू यूज प्रिकॉशन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। और अगर स्टार्टिंग में सिम्टम्स समझ में आ रहे हैं तो वी हैव टू टेक प्रिस्क्रिप्शन बाय अ परफेक्ट डॉक्टर। ओके, so these are the, you can say, STDs, its symptoms, complications and prevention or precautions. जब हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी की, कई ऐसे कपल होते हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे होते हैं, इवन अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, बट दे आर नॉट इवन एबल टू कंसीव। 2 इयर्स, 3 ईयर, 4 ईयर से ऊपर हो चुका है, बट अभी भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं किसी रीजन की वजह से। दोज कपल आर सेड टू बी इनफर्टाइल। और उन इनफर्टाइल कपल को ट्रीट करने के लिए हम जो मेथड्स यूज करते हैं गाइस, 2 टाइप के मेथड्स होते हैं, और यहां से आपका एक 3 to 5 मार्क का क्वेश्चन आना फिक्स है। एक एमनियोसेंटेसिस और एक ये टॉपिक जहां से घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्या पूछते हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद। देखिए गाइस, इन विट्रो टेक्निक में हम यूज करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी में हम वो सारी कंडीशन लैब में क्रिएट करते हैं और हम स्पर्म और ओवा का फ्यूजन कराते हैं, जैसे कि मदर के यूट्रस में होता है। ओके, अब स्पर्म और ओवा का फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर लैब में हो रहा है, इसलिए हम इस प्रोसेस को बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट डेवलप हो गया, जाइगोट अगर 8 सेल्ड स्टेज में है तो हम उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। कितनी स्टेज में? 8 ब्लास्टोमियर्स। और अगर जाइगोट में 8 ब्लास्टोमियर्स से ज्यादा बन चुके हैं तो हम उनको डायरेक्ट यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इन विट्रो में टेस्ट ट्यूब बेबी
टेस्ट ट्यूब बेबी के दो पार्ट्स, ZIFT एंड IUT। सेकेंड मेथड है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। इनके फुल फॉर्म कई बार पूछे गए। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इस मेथड में हम साइटोप्लाज्म, ओवा के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को निडल की हेल्प से डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं आइदर ZIFT और IUT। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन विवो मेथड क्या होते हैं। अगर मेल पार्टनर की साइड से सारी चीजें ठीक है, फीमेल पार्टनर में कोई प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम है? फीमेल पार्टनर में कंसीव तो करने की कैपेसिटी है, बट उसमें फीमेल गैमीट यानी ओवा डेवलप नहीं हो पा रहा है। उस केस में गाइस हम मेथड यूज करते हैं GIFT। बहुत पूछा जाता है, अगर पार्टनर फीमेल है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज आ रहे हैं, कोई कैंसर की प्रॉब्लम है, सिस्ट है किसी ओवरी में, तो क्या मेथड यूज किया जाएगा? GIFT। इस मेथड में हम एक दूसरे फीमेल डोनर का ओवा लेकर उस फीमेल पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, फिर मेल पार्टनर के थ्रू स्पर्म्स को इजैकुलेट करवाते हैं या इंसेमिनेशन करवाते हैं, एंड देन फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इन विवो मेथड। अंडरस्टूड? नाउ अब क्वेश्चन अगर आता है कि सर अगर मेल पार्टनर में कोई प्रॉब्लम है, स्पर्म्स का काउंट कम है, स्पर्म्स की मोटिलिटी कम है, फीमेल पार्टनर बिल्कुल परफेक्ट है, तो गाइज उस केस में हम कराते हैं आइदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी उस मेल पार्टनर के स्पर्म्स को निकालकर हम इंजेक्शन के थ्रू, वेजाइना के थ्रू डायरेक्ट यूट्रस में इंजेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और कई बार वेजाइनल रीजन ब्लॉक होने की वजह से जब उन स्पर्म्स को डायरेक्टली एब्डोमेन रीजन से इंजेक्ट किया जाता है यूट्रस में, दैट इज कॉल्ड इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। जब डायरेक्ट एब्डोमेन रीजन से डायरेक्ट इंसर्ट किया जाता है यूट्रस में, दैट इज कॉल्ड इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। गाइस, दिस वन अबाउट दिस चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। स्टिल यू गाइज हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक, यू कैन कमेंट ऑन इट, मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। स्टिल अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, आपने देख रखा हो पूरा, तो गाइज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।